साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो लेखपाल की भर्ती परीक्षा होनी है उसके लिए घटनाचक पब्लिकेशन के द्वारा जो है इसको ध्यान में रखते हुए टोह नामक सीरीज निकाली गई, जिसमें आपको 10 या 10 अभ्यास प्रश्न पत्र जो है पूरे व्याख्या के साथ उपलब्ध कराए गए हैं। तो इसी में से जो इसका पहला टेस्ट सीरीज है या जो पहला टेस्ट है उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें सबसे पहले आपके 25 प्रश्न जो हैं वो हिंदी के हैं। तो हिंदी के प्रश्नों को देखें तो पहला प्रश्न है कि चक्रपाणी, चंद्रभाल तथा सुलोचना में क्रमशः समास कौन सा है। तो इन तीनों में जो है वो बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। ठीक है। और एक बात और कह दूं कि आपको जहाँ पे लगे कि चीज़ें गलत इसमें लिखी गई हैं, आप कमेंट बॉक्स में उसको बता सकते हैं। आगे चलते हैं। दूसरा है बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। बहिर्मुखी में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें आप देखेंगे बहिर ये उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है। इस उपसर्ग से बनने वाले अन्य शब्दों में बहिर्गमन, बहिर्जगत ये आते हैं। वहीं आगे चलते हैं। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वान का स्त्रीलिंग जो है वो आपका विदुषी होगा। क्या होगा? विदुषी इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। राम की गाय चरती है। राम की गाय चरती है वाक्य में कौन सा कारक है? तो देखिए इसमें यदि देखें तो इसमें आपका संबंध कारक है। राम की गाय चरती है तो इसमें आपका कौन सा कारक है? संबंध कारक है। ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो संबंध कारक के जो चिन्ह होते हैं वो का, की, के, रा, री, रे ये होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कट जाना मुहावरे का अर्थ होता है शर्मिंदा होना। ठीक है। जैसे कि तेरा मुंहतोड़ जवाब सुनकर वह कट गया। आगे चलते हैं। कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा असुर का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए इसमें धूमकेतु जो है ये असुर का पर्यायवाची नहीं है। धूमकेतु आग का पर्यायवाची होता है, ना कि असुर का। असुर के पर्यायवाची में यातुधान, सुरारीर, तमीचर होता है। वहीं आगे अगला प्रश्न है जीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? जीने की इच्छा के लिए एक शब्द है आपका जिजीविषा। जिजीविषा होता है। ठीक है। और जो जिज्ञासु होता है ये क्या होता है? जानने की इच्छा रखने वाला जो होता है वो जिज्ञासु होता है। और जिगीषु क्या होता है? किसी पर विजय पाने की इच्छा जिगीषु कहलाता है। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगीषु होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है जल, प्राण, पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो ये जो हैं जीवन के अनेकार्थी हैं। किसके हैं? जीवन के अनेकार्थी हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला आपको एक गद्यांश दिया गया है और उस पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला गद्यांश देख लेते हैं। हम सब लोग एक भीड़ से गुजर रहे हैं जो सवेरे घर से निकलकर दफ्तर और वापस घर जाकर अपना दिन सार्थक करते हैं। उन्हें भीड़ से सिर्फ बस में साक्षात्कार होता है। जो मोटर से चलते हैं उनके लिए भीड़ एक अवरोध है जिसे वह लोग सशक्त और फुर्तीली सवारी गाड़ी से पार कर जाते हैं। जो पैदल चलते हैं वे खुद भीड़ हैं। लेकिन ये तीनों वास्तव में ना तो भीड़ से कुछ समय के लिए निपट कर बाकी समय मुक्त हैं, ना अलग अलग रास्तों के कारण भीड़ के अंदर कम या ज़्यादा फंसे हुए हैं। ये सब बिल्कुल एक ही तरह से और हर समय पूरी तौर से भीड़ में फंस चुके हैं। सिर्फ इतना है कि ये जानते नहीं और यह तो बिल्कुल नहीं जानते कि जिसके पास सत्ता है वह राज्य को ही हो या संगठित उद्योग की, वह भीड़ का इस्तेमाल भीड़ में फंसे प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध करता है। इसमें प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या होगा? तो इसका सही शीर्षक देखें तो होगा भीड़ की शक्ल। भीड़ से मुक्ति का उपाय क्या है? भीड़ से मुक्ति का उपाय भीड़ में अपनी शक्ल देखना है। ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य या वाक्यांश में त्रुटि की पहचान की तथा कोई त्रुटि न होने पर विकल्प डी का चयन करना है। देखिए कन्या सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। तो इसमें आप देखेंगे सौभाग्यवती कन्या ये जो है आपका त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि देखिए प्रस्तुत वाक्य में सौभाग्यवती कन्या के स्थान पर आयुष्मती कन्या का वाक्यांश का प्रयोग किया जाता है। वस्तुतः जो है सौभाग्यवती विवाहिता स्त्री या विवाहित स्त्री के लिए प्रयोग होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, कौन सा शुद्ध है इसमें? तो इसमें आपका घनिष्ठ जो है, घनिष्ठ ये शुद्ध लिखा है, जबकि अमावस्या
इसमें ये बड़ा सा नहीं होता बल्कि छोटा सा होता है। वहीं परिशिष्ट ठा नहीं होता है बल्कि टा होता है। और स्वास्थ्य था के बाद ये था और आधा या होता है, स्वास्थ्य होता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। कौन सा अशुद्ध वर्तनी है? तो इसमें देखें, किराया जो है ये अशुद्ध है। किराया कैसे होता है? किराया, ठीक है। जबकि अन्य जो है स्वयंभू, स्वच्छंद, कीर्तिमान, ये सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ शब्द है, दूसरी तरफ उसके विलोम है। अनुराग का विराग, अमर का अमर्त्य होता है, अवार्चिन का प्राचीन होता है, अमीर का समृद्ध नहीं होता। अमीर का जो है समृद्ध नहीं, अमीर का गरीब होता है, ठीक है। तो डी वाला आपका सही नहीं है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। ऐहिक का विलोम शब्द होगा। ऐहिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए, ऐहिक का पारलौकिक होगा। ऐहिक का पारलौकिक हो जाएगा। जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो, जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? उसके लिए उसे क्या कहा जाता है? विधुर कहा जाता है। उसे विधुर कहा जाता है। विपत्निक जो होते हैं, विपत्निक मतलब जो पत्नी के साथ ना हो, ठीक है। विधवा जिस स्त्री का पति जीवित ना हो। आगे चलते हैं, जमाई का तत्सम। जमाई का तत्सम शब्द क्या होगा? जमाई का तत्सम जो है जमाता होता है। क्या होता है? जामाता होता है, ठीक है। या जामृत्य होता है, दोनों हो सकता है, जमाता या जामारती, ऐसे लिखा जाएगा, जामारती, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। निम्नलिखित विकल्पों में से श्वेत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। श्वेत शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो क्षिप्र जो है, देखिए, शुक्ल, सफ़ेद, धवल, ये सफ़ेद का पर्यायवाची, परंतु क्षिप्र जो है ये सफ़ेद का पर्यायवाची नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। नबोड़ा में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो इसमें प्रयुक्त संधि कौन सी? गुण संधि है, ठीक है। कौन सी है? गुण संधि है। इसमें इसका विच्छेद होगा नौ धन ऊढ़ा। अगला है, निम्नांकित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास नहीं है? कौन सा पद अव्ययी भाव समास नहीं है? तो आशालता जो है ये अव्ययी भाव समास नहीं है। आशालता में कर्मधार समास होगा, अव्ययी भाव समास नहीं। जबकि आसमुद्र, अनुकूल, आजन्म में अव्ययी भाव समास है। निम्न में से उत उपसर्ग का अर्थ नहीं है। उत उपसर्ग का अर्थ क्या नहीं है? तो इसका अर्थ जो है अपना नहीं होता है, अपना नहीं होता है। उत उपसर्ग का अर्थ ऊपर होता है, ऊंचा होगा, श्रेष्ठ होगा, परंतु अपना नहीं होगा। आगे चलते हैं, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो दही जो है आपका पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। एक चीज और, इकारांत संज्ञाएं जैसे कि नदी, रोटी, टोपी इत्यादि स्त्रीलिंग शब्द हैं, किंतु अपवाद स्वरूप घी, मोती, दही ये पुल्लिंग शब्द की श्रेणी में आते हैं। अगला है, काल कितने प्रकार के होते हैं? काल जो है ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। काल वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, या भविष्यत काल या भविष्य काल। बाझ क्या जाने प्रसव पीड़ा का अर्थ है? बाझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा जिस पर बीतती है वही जानता है। अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? अखरोट का तत्सम रूप क्या होगा? तो अखरोट का तत्सम जो होगा अछोट होगा। क्या हो जाएगा? अछोट हो जाएगा। तो यहाँ तक 25 क्वेश्चन हिंदी के थे। अब जो है आपके 25 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ के हैं। तो यहाँ पर मैं आपको केवल इसका सही उत्तर बताता चलूँगा। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन जो है, 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर उनका अनुपात 9:10 हो जाता है। वह संख्याएं क्या हैं? तो वह संख्याएं 15 और 20 हैं। इसी प्रकार से अगला है, जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 आता है। तदनुसार जब 2n को 6 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल कितना होगा? तो ये शेषफल जो है आपका 2 होगा। यहाँ पर एक आरेख दिया गया है, इस आरेख पर आधारित प्रश्न है। कंपनी का, इस आरेख को एक बार आप पॉज करके देखिएगा। इसमें प्रश्न है, कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा खर्च क्या है? कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा खर्च जो है बिजली है। क्या है? बिजली है, ठीक है। और इससे बड़ा क्या है? कच्चा माल है। कच्चे माल और परिवहन पर किए जाने वाले कंपनी के व्यय का उसके वेतन से अनुपात कितना है? तो 3:1 है। कोई दुकानदार रजत को कोई वस्तु 25% की हानि पर 15,000 रुपये में
बेचता है। रजत इसे डेबिट को उस कीमत पर बेचता है जिससे दुकानदार को 5% लाभ होता है। रजत को प्राप्त लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, कितना होगा? तो इससे जो है 40% का लाभ होता है। कितना? 40% का। दो विद्यार्थी ए और बी किसी परीक्षा में शामिल हुए। ए को बी से 8 अंक अधिक मिले और पूर्ववर्ती का अंक उन दोनों के अंकों की योगफल का 60% था। ए और बी द्वारा प्राप्त अंकों का योगफल कितना होगा? तो इनका योगफल जो होगा वो 40 होगा, 40 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है। दुकानदार 5% की छूट देता है और फिर भी 25% का लाभ कमाता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य 380 रुपये है। यहाँ पर यह इक्वेशन दी गई है। इस इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी? इस इक्वेशन की वैल्यू जो है y होगी। क्या होगी? y होगी। ठीक है, सी ऑप्शन। अगला है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में जो इक्वेशन दिया गया है, जो व्यंजन दिया गया है या चर दिया गया है, उसका लासापा हमें ज्ञात करना है। तो इसका लासापा कितना हो जाएगा? इसका लासापा हो जाएगा 216x4y2z²। आगे चलते हैं। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये, लुप्त बारंबारता f को ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आप इसको पहुँच कर देख सकते हैं। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 20, ए ऑप्शन। एक समंक श्रेणी का बहुलक 20 तथा माध्यिका 23 है, तो समानांतर माध्य ज्ञात करो, कितना होगा? तो समानांतर माध्य जो है आपका 24.5 होगा। वहीं निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात करो। निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात करना है, कितना हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा आपका 5। आगे देखते हैं। 50 मजदूरों के निम्न आंकड़ों से माध्यमिका या माध्यिका मजदूरी ज्ञात करना है। तो ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी 52। यदि 2x + y = 6 है और xy = 4 है, तो x × x³ + y³ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 72। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, यहाँ पे इक्वेशन दिया गया 4x² - 12x + k पूर्ण वर्ग हो तो k का मान क्या होगा? तो k का मान जो है वो 9 हो जाएगा। आगे देखते हैं। यदि त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के अनुसमरूप हो और BC = 3 सेंटीमीटर और EF = 4 सेंटीमीटर तथा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना होगा? इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। 6 मीटर लंबाई, 4 मीटर चौड़ाई और 4 मीटर ऊंचाई वाले एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 80 मीटर स्क्वायर। 80 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आगे चलते हैं। यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोण को दोगुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? तो उसमें जो वृद्धि कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 300%। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 300% हो जाएगी। आगे चलते हैं। दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तदनुसार उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो इनका जो अनुपात होगा क्या हो जाएगा? 1:4। 784 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाली एक वर्गाकार कागज की शीट में से बराबर माप वाली 4 बड़ी से बड़ी वृत्ताकार प्लेटें काट ली जाती हैं। प्रत्येक प्लेट की परिधि जो है पाई = 22/7 है, तो ये कितनी हो जाएगी? 45 का B 44 सेंटीमीटर। एक 6 मीटर लंबाई, 8 मीटर चौड़ाई और 20 मीटर ऊंचाई वाले कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी? तो ये कितनी हो जाएगी? ये होगी आपकी 10√5। किसी चतुर्भुज की 4 भुजाएं 2:3, 4:5 के अनुपात में है और उसकी परिधि 280 मीटर है। सबसे लंबी भुजा की लंबाई बताइए कितनी होगी? तो ये हो जाएगी आपकी कितनी? 100 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी 100 मीटर। आगे चलते हैं। n संख्याओं का औसत x है। यदि दो संख्याओं में प्रत्येक से 36 घटा दें, तो नया औसत x - 8 हो जाता है। तब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तब n की वैल्यू जो है वो 9 हो जाएगी। आगे चलते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी बैंक में 8,000 रुपये जमा करता है, जो वार्षिक 8% साधारण ब्याज का भुगतान करता है। 8 वर्ष बाद मिश्र धन क्या होगा? 8 वर्ष बाद मिश्र धन देखेंगे
तो ये 13,120 रुपये होगा। 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिलते हैं। कुल मत जो हैं ये कितने हैं? 1,80,000 है। 1,80,000 मतों में से 10% मत अवैध घोषित किए गए। तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े थे? तो इसके पक्ष में जो है कुल 32,400 मत पड़े थे। अब आगे चलते हैं, जीएस के क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 315 के तहत भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान में अनुच्छेद 315 के तहत किया गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना निर्धारित किया गया है? तो ये निर्धारित किया गया 3:2 का। कितना? 3:2 का निर्धारित किया गया है। आगे चलते हैं, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? काकोरी षड्यंत्र केस जो है ये आपका 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 1925 को। अगला है मिलान करना है, दो सूचियां हैं, तो इसमें मिलान में देखेंगे तो केशवचंद सेन भारतीय ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे, 2 से मिला दीजिए। दयानंद सरस्वती ये जो हैं आर्य समाज से जुड़े हुए थे, 4 से मिला दीजिए। वहीं आत्माराम पांडुरंग जो हैं ये प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे, 1 से। सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन, 3 से। तो 2413 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण जो है चंदेल राजपूत ने। किसने किया था? चंदेल राजपूत ने इसका निर्माण किया था। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में मंदिरों का निर्माण 10वीं से 11वीं सदी के मध्य में चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था। यहाँ 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है, किंतु वर्तमान में लगभग 30 मंदिर शेष है। ये मंदिर हिंदू अर्थात वैष्णव, शैव, शाक्त एवं जैन धर्म से संबंधित रहे। आगे चलते हैं, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो आप इसमें देखें MS ऑफिस जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है, जबकि MS ऑफिस जो है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न से कौन सा में से क्या प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो आप देखेंगे इसमें कोबाल, फोर्टन, पास्कल ये हैं, परंतु लोटस कोई भी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला मंदिर कुछ समय पहले काफ़ी चर्चा में था। तो ये जो मंदिर है आपका ये केरला में स्थित है। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका अधिकार जो है राज्यसभा को प्राप्त है। किससे प्राप्त है? राज्यसभा को। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं भारतीय संविधान के भाग और स्रोत? समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से। संसदीय शासन प्रणाली जो है ये जर्मनी से नहीं ली गई है। संसदीय शासन प्रणाली की बात करें तो इसका प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है, ना कि जर्मनी से। जबकि राज्य के नीति निषेधक तत्व जो है आयरलैंड से लिया गया था। तो यहाँ पर आपका सी वाला सही नहीं है। आगे चलते हैं, 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या मतलब सही नहीं है? निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो इसमें आप देखें, इसमें शुक्र को सांझ या भोर का तारा कहा जाता है, सही बात है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, ये भी सही है। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं, ये भी सही है। परंतु क्षुद्र ग्रह शुक्र और मंगल ग्रह की कक्षाओं के मध्य पाए जाते हैं, ये कथन आपका सही नहीं है। तो डी वाला जो है आपका सही नहीं होगा। ठीक है, क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति के, ना कि मंगल और बुध के, मंगल और शुक्र के। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य स्थित पथरीले एवं धातुओं के ऐसे पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि के समानांतर स्थित है? तो ये जो है बेरिंग जल संधि, किसके? बेरिंग जल संधि के समानांतर स्थित है। 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व से और पश्चिम से 180 डिग्री पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा स्थित है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पे है?
दमन दीव में, ठीक है, न्यूनतम जो है आपका दमन दीव में है जनगणना 2011 के अनुसार। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? कौन से किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार किए जा सकते हैं। यह अनुच्छेद जो है मौलिक अधिकारों को परावर्तित कराने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रावधान करता है। महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो यह उपाधि जो है लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा दी गई थी। अगला है, केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है। केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है। कैसे किया जाता है? ये किया जाता है वित्त आयोग की सिफारिश पर, आर्टिकल 280 के तहत जो वित्त आयोग गठित किया जाता है उसकी सिफारिश पर। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। भारतीय रिजर्व अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। निम्नलिखित में कौन शेयर बाजार में सटोरिया नहीं है? कौन सा शेयर बाजार में सटोरिया नहीं है? तो इसमें देखिए स्टैग, मदाड़िया, तेजड़िया ये तो हैं, परंतु दलाल इसमें सटोरियों में शामिल नहीं है। देखिए भारतीय शेयर बाजार में विभिन्न प्रकार के सट्टेबाज कार्य करते हैं, जैसे तेजड़िया बुल, मदड़िया बियर, स्टैग तथा लेम डक। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन शेयर बाजार में, इसको देख लिए आगे, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ पे है? तो इनका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ पे? कुशीनगर में, कौशाम्बी के कुशीनगर में। आगे चलते हैं, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम जो है एसिटिल अम्ल है, ठीक है, क्या है? एसिटिल अम्ल है। तो देखिए सिरका क्या है? एक कार्बनिक अम्ल है जिसका रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल होता है, CH3COOH, और यह घरेलू उपयोग में खाद्य पदार्थों जैसे कि अचार, चटनी आदि के परीक्षण में काम आता है। चेचक रोग किसके द्वारा होता है? चेचक रोग जो है ये बैरियोला विषाणु के द्वारा होता है, ठीक है, 71 का ए, बैरियोला। अगला है, राउ बोल्फिया सर्पेटाइना किसका वास्तविक नाम है? किसका वास्तविक नहीं, वानस्पतिक नाम है। तो ये जो है सर्पगंधा का, किसका है? सर्पगंधा का है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी पर जेवेलिन या भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता था? तो इन्होंने जो भाला फेंका था 87.58 मीटर तक फेंका था, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, दिसंबर 2020 में किस राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में ज़मीनी मालिकाना विवाद को लक्ष्य कर वरासत योजना लागू की गई? कौन सी वरासत योजना लागू की गई है? तो कहाँ पे लागू हुई है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। अगला है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में सर्वोच्च स्थान किसने प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया है आइसलैंड ने, ठीक है, आइसलैंड ने प्राप्त किया है। दूसरे पे फिनलैंड है, तीसरे पे नॉर्वे है। अफगानिस्तान जो है यहाँ पर सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ। वहीं भारत को इस इंडेक्स में जो है 140वां स्थान मिला। कौन सा? 140वां। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब प्रारंभ की गई? उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना जो है ये 1992 में, कब प्रारंभ होती है? 1992 में यह योजना प्रारंभ हुई थी। अगला है, टपका किस फसल का अंतिम चरण होता है? टपका जो है किस फसल का अंतिम चरण होता है? तो ये जो है आपका आम का होता है। किसका होता है? आम का। टपका आम की फसल का अंतिम चरण होता है। आगे चलते हैं, लेखपाल द्वारा एक वर्ष में गांव की सामान्यतः कितनी बार पड़ताल की जाती है? कितनी बार की जाती है? तो सामान्यतः 3 बार, ठीक है, सामान्यतः 3 बार की जाती है। अगला है, ग्रामीण समुदाय की विशेषता होती है। ग्रामीण समुदाय की विशेषता कैसी होती है? संयुक्त परिवार होते हैं, प्राथमिक व्यवसाय की प्रधानता होती है, सामाजिक गतिशीलता का भाव होता है, उपयुक्त सभी। यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, देश की कुल कितने % जनसंख्या आज भी गाँव में निवास करती है? कितने % करती है? तो ये है 68.8%, 68.8% करती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर, और ध्यान रखिएगा
68 जो आपके 68.8% जो है ये शहर में है, तो गांव में कितने हैं 31.2, ये भी आंकड़ा याद रखिएगा परसेंट। आधुनिक समय में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था किसके काल में प्रारंभ हुई? आधुनिक समय में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था किसके समय में प्रारंभ हुई थी? तो ये प्रारंभ हुई थी लॉर्ड रिपन के समय में। किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में प्रारंभ हुई थी। और लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। 1 एकड़ कितने वर्गज के बराबर होता है? 1 एकड़ जो है ये कितने वर्गज के बराबर होता है? तो ये होता है 4840 वर्गज के बराबर। कितना? 4840 वर्गज के बराबर होता है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा के कार्य क्या हैं? उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा के कार्य क्या हैं? तो देखिए, पंचायत द्वारा निर्मित वार्षिक बजट पर विचार करना, पंचायत द्वारा किए गए कार्यों का पुनरीक्षण करना, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की व्यवस्था करना और उपयुक्त सभी, ये सारे कार्य होते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? किसके अंतर्गत की गई थी? तो ये की गई थी आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। और यह संसद के खादी एवं ग्रामोद्योग अधिनियम 1956 के तहत भारत सरकार द्वारा निर्मित एक वैधानिक निकाय है। ठीक है। और यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाली एक शीर्ष संस्था है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे, सॉरी हाँ 85 पे चलते हैं। अगला है अटल नवोन्मेष मिशन किस विभाग की एक प्रमुख पहल है? तो किसकी प्रमुख पहल है? ये है आपकी नीति आयोग की। योजना में कोर सेक्टर से क्या आशय? योजना में कोर सेक्टर से आशय क्या है? चयनित आधारित उद्योग। 86 योजना में कोर सेक्टर से आशय चयनित आधारभूत उद्योग से है। कोर सेक्टर वह उद्योग कहे जाते हैं जो किसी भी अर्थव्यवस्था के मुख्य उद्योग हैं और अर्थव्यवस्था में उनका हिस्सा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है? 87 का वाराणसी में, बनारस में स्थित है। आगे चलते हैं। मेरा गांव मेरा गौरव योजना कब शुरू की गई? तो ये योजना जो है आपकी 88 नंबर की 25 जुलाई 2015 को, 25 जुलाई 2015 को, देखिए 25 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना से मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रम को लॉन्च किया था। भारत में भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। किसके द्वारा? विनोबा भावे जी के द्वारा किया गया था। तो देखिए यहाँ पे 89 नंबर क्वेश्चन, भूदान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा 1951 में प्रारंभ किया गया। यह स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। आगे चलते हैं। जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को किस ज्यामितीय आकृति में बांटकर नापना आसान होता है? जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को किसी या किस ज्यामितीय आकृति में बांटकर नापना आसान होता है? तो ये है त्रिभुज में। ठीक है, त्रिभुज में। खतौनी में लेखपाल परिवर्तन करता है। लेखपाल परिवर्तन क्या करता है? तो ये जो है आपका लाल रोशनाई 91 नंबर। आगे चलते हैं। देखिए खतौनी में लेखपाल लाल रोशनाई में परिवर्तित करता है। इसमें भूमि का संपूर्ण ब्यौरा विद्यमान होता है। आशा निम्नलिखित में किससे संबंधित है? आशा जो है किससे संबंधित है? तो आशा का देखें तो ये आपका हो जाएगा सामाजिक स्वास्थ्यकर्ता। आशा किससे संबंधित है? सामाजिक स्वास्थ्यकर्ता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। चलो गांव की ओर, चलो गांव की ओर, ये कथन क्योंकि यदि देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका क्या? ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना है। 3 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने नई दिल्ली में दिल्ली गांव की ओर कार्यक्रम आरंभ किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। जिला ग्रामीण विकास अधिकरण का कार्य, जिला ग्रामीण विकास अधिकरण का कार्य है क्या है? तो इसका कार्य देखें, इसका कार्य है ग्रामीण विकास के लिए योजना बनाना, ग्रामीण विकास योजनाओं का अनुमोदन करना, शासन से प्राप्त अनुदान का ग्राम पंचायत को आवंटन करना, सभी। यहाँ पर 94 का डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग संबंधित स्थापित हुआ, ये कब स्थापित हुआ? 1944 में, 1944 में। और देखते हैं अगला, और ध्यान रखिए
ये जो विभाग था पशुपालन विभाग, इसके प्रथम निदेशक कौन थे? सर फ्रैंक बेयर थे। ठीक है, सर फ्रैंक बेयर। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति में तेजी लाने के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन प्रारंभ किया गया। ये कब प्रारंभ किया गया? 1991 ईस्वी में। 1991 ईस्वी में। आगे चलते हैं। 1977 में पंचायती राज संबंधित समिति गठित की गई। कौन सी 1977 में गठित की गई थी? तो ये थी आपकी अशोक मेहता के नेतृत्व वाली समिति। अशोक मेहता के नेतृत्व वाली समिति थी ये। आगे चलते हैं। डीडी किसान चैनल का प्रधानमंत्री ने कब उद्घाटन किया? डीडी विकास किसान चैनल का प्रधानमंत्री ने कब उद्घाटन किया? तो ये किया था 26 मई 2015 को। 26 मई 2015 को। केंद्र सरकार की बहुप्रत्याशित उज्ज्वला योजना को टैगलाइन, केंद्र सरकार की बहुप्रत्याशित उज्ज्वला योजना की टैगलाइन है, क्या है? तो इसकी टैगलाइन जो है वो है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। अगला है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 में पंचायती राज के विभिन्न स्तरों पर महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया? ये दिया गया 1/3। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने पूरे 100 प्रश्नों को सॉल्व किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपना फीडबैक अवश्य कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।